तो हम लोग क्लास 9th के साइंस के सिलेबस को सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th। क्लास 9 अब आप क्लास 9th में हम बेसिकली यहाँ पे साइंस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, बात ऐसा है कि सिलेबस साइंस साइंस देखो, साइंस के सिलेबस में आपके सबसे पहले कौन से पार्ट आ गए इसमें? तो आपको साइंस 3 पार्ट में बटा हुआ है, आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यही है। अब तीनों में कौन कौन से चैप्टर है ये ध्यान देना। देखो, सबसे पहले अगर बायोलॉजी के चैप्टर्स की बात करें तो आपका सेल, टिश्यू और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ये चैप्टर, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपको मिलेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखो भाई, पहले तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी दे देंगे। सेल में आप क्या पढ़ते हैं? सेल में जो 8 क्लास में भी सेल पढ़े होंगे, ठीक है। रॉबर्ट हुक कैसे डिस्कवरी किए हैं, या रॉबर्ट हुक से पहले कोई साइंटिस्ट हैं कि नहीं जिन्होंने सेल के डिस्कवरी में क्या क्या योगदान दिया। और जब सेल एक बार डिस्कवर हो गया तो उसमें कौन कौन से माइक्रोस्कोप लगे, उसका और डिटेल वर्जन देखने के लिए, सेल के अंदर क्या क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें समझते हैं। सेल के कंपोनेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल से सब के बारे में इसमें समझा जाता है, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिटेल डिस्कशन इसमें करना है। टिश्यू, तो टिश्यू सेल के ग्रुप हैं और इसके बहुत तरह का डेफिनेशन है, लेकिन टिश्यू में अगर देखा जाए तो मेन रूप से हम क्या पढ़ते हैं? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में अगर प्लांट टिश्यू में बात कर ले तो जाइलम, फ्लोएम क्या होता है? पेड़ पौधे में पानी ले जाने का काम करता है जाइलम, खाना पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है। और भी पेड़ पौधे में बहुत तरह के टिश्यू होते हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो खैर, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में हम बेसिकली देखते हैं क्या चीज के बारे में? फार्मिंग के बारे में, किस प्रकार का खेती होता है उसके बारे में। अगर जो है ना, हम स्टोरेज के बारे में, कैसे हम खेत से उगाया गया जो प्रोडक्ट है, धान है या गेहूं है, जो भी है, आप उसको सेफ कैसे रखते हैं, या फार्मिंग से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के टेक्निक भी इसमें पढ़ना है। इस चैप्टर का मेन मुद्दा यही है कि देखो, जमीन लिमिटेड होते जा रहा है शहरीकरण होने की वजह से। जमीन जो है, हर जगह घर और बिल्डिंग ही बन रहा है, तो जमीन तो लिमिटेड हो रहा है। तो वही लिमिटेड जमीन में हम ऐसा कैसे खेती करें कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। एक कट्ठा में अगर 3 मन धान उगता है तो ऐसा क्या करें कि एक कट्ठा में 4 मन धान उगने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसी में डिस्कशन होता है। और मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैटर के बारे में बेसिकली बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर में आप देखते हैं कि आप पढ़ते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन, फ्लूइड, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। और मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सब पढ़ा हुआ है। अब वो सबका डिटेल वर्जन यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और केमिस्ट्री का मानो तो चौथा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका पहला दूसरा एक चैप्टर और है बायोडाइवर्सिटी, जो कि डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। नहीं तो सबसे खतरनाक और बड़ा चैप्टर बायोलॉजी का वही है, ठीक है, लेकिन उस सिलेबस से हटा दिया गया है। और भी चैप्टर्स हैं लेकिन डिलीटेड है, कि सिलेबस में नहीं है ऐसा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, और और आपका आ गया इज मैटर अराउंड अस प्योर, और इसमें आ गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। और उसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो भाई, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में ना, एटम क्या चीज होता है, कोई भी मैटर एटम से ही बना हुआ होता है। आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसमें बताया जाएगा कि डाल्टन जो है, या डाल्टन के अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका एटम के ऊपर रिसर्च चला था। एटम के ऊपर कैसा रिसर्च, इस चैप्टर का मेन मुद्दा यही है कि कोई भी चीज जैसे लोहा है या प्लास्टिक है, कोई भी चीज, उसका सबसे छोटा कण एटम होता है। दुनिया में हर चीज छोटे छोटे कण से बना हुआ है और उसको हम एटम कहते हैं। एटम मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो एटम जब एक से ज्यादा एटम एक साथ जुटता है तो या तो मॉलिक्यूल्स बनता है या कंपाउंड बनता है। तो एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम काफी अच्छा चैप्टर है। इसमें आप एटम के डिटेल में बात करते हैं, एटम के अंदर क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज क्या होता है, ठीक है। और एटम से रिलेटेड अलग अलग प्रकार का थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिटेल बात आपको इसमें पढ़ने और समझने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, अब बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का सबसे पहला आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो है, सुनना ध्यान से, वो है बेसिक बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स, लोग इसको बेसिक मैथ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको बेसिक फिजिक्स इसलिए बोल रहे हैं, क्लास 9 के फिजिक्स में अच्छा खासा कमांड करने के लिए, ठीक है। आपको बेसिक फिजिक्स आना चाहिए। बेसिक फिजिक्स में क्या क्या आ जाता है, देखो, बेसिक फिजिक्स में आ जाता है, आपको ध्यान देना, सबसे पहले तो बेसिक फिजिक्स का मतलब समझ में आ रहा है ना। क्लास 9 के फिजिक्स को मास्टरी करने के लिए एकदम बेस्ट तरीका का, बेसिक से लेके दम एडवांस लेवल तक, दम हर सवाल बन जाए ऐसा, कैसनो न्यूमेरिकल दम देखे धुआं धुआं हो जाए, उसके लिए सबसे पहले आपको आना जरूरी है बेसिक मैथ, ठीक है। सबसे इसमें आएगा पहला चीज क्या हो गया, बेसिक मैथ। अभी बेसिक मैथ 9वां 10वां वाला नहीं, 10वां के बाद, 10वां में थोड़ा बहुत है लेकिन आपको टॉपिक बता देते हैं। बेसिक मैथ में आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये जड़ है फिजिक्स का, ठीक है। ये तीन चीज आता है एकदम, कोई भी मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल तो ऐसे बन जाएगा बिना पढ़ ले, लेकिन एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तब आपको ये तीन चीज आना चाहिए, ठीक है, जो कि हम बात करेंगे। तो बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और क्या बोलो, इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, नाम सुने हो डिफरेंशिएशन का कि नहीं, नहीं नाम सुने हो, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुने होंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये हो गया आपका बेसिक मैथ, ठीक है। चलो बेसिक मैथ के बाद हम आपको पढ़ाएंगे, सुना ध्यान से, वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर भी एक प्रकार का आपका चैप्टर ही एक तरह से समझ लो, तो इसको इसी में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग में यही में लिख लेते हैं, यही में इंटीग्रेशन वेक्टर, आगे पीछे करके पूरा इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलो बेसिक मैथमेटिक्स हो जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ है ध्यान देना, उसके बाद है, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। फिजिक्स में बहुत बार आपको ग्राफ बनाने के लिए आएगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ, ऐसा, इस तरीके से, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, इस तरीके से, तो अलग अलग प्रकार के ग्राफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि जब रियल में हम जब चैप्टर में ग्राफ आए तब दिक्कत ना हो, पहले से ही ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है। और आखिरी चीज इसमें पढ़ेंगे कैलकुलेशन का ट्रिक, कि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, ऐसा कैलकुलेशन करना 6.67 10⁻⁻11, नीचे 10 के पावर 22, ठीक है, फिर ऐसे करके 9.27, ऐसे करके अलग अलग तरीके के जो भारी भरकम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आ जाता है, तब कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ट्रिक या कैलकुलेशन टेक्निक, बस तीन चीज, कैलकुलेशन ट्रिक, कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक कुछ होता नहीं है, नॉर्मल जैसे मैथ ही है, वही जोड़ घटाव, लेकिन क्या टेक्निक यूज करे कि थोड़ा सा जल्दी आंसर है, ठीक है। ये हो गया, तो समझ में आ गया, फिजिक्स पढ़ने से पहले इतना चीज आपको पढ़ना होगा, ठीक है, नहीं तो पढ़ने को भाई नॉर्मल मोशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आते हैं, मेन चैप्टर जो इसमें है उस पे आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर से हो गया बेसिक फिजिक्स, अब रियल चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है।
चैप्टर्स। तो चैप्टर्स आपका कौन सा है? तो सबसे पहला चैप्टर आप जानते हैं मोशन। मोशन मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि देख भाई मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। मोशन का मतलब आपके दिमाग में आता है कोई चीज चल रहा है, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, लेकिन ये बस इतना ही नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा बातें किया जा सकता है। मोशन का मतलब और रेस्ट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई चीज चल रहा है रुका हुआ है, इसके अलावा भी है। जैसे जैसे अभी हम रेस्ट में है कि मोशन में है, तो भाई आपको लगेगा कि हम रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन टेक्निकली अर्थ घूम रहा है तो हम मोशन में है, स्पेस से देखा जाए तो इसमें आएगा अलग अलग टर्म, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो सब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इस चैप्टर में मेन टॉपिक क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? जितना दूर चले, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है कि यहाँ से कोई चला और ऐसे ऐसे खूब चला, लेकिन यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट दूरी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि न्यूमेरिकल इसमें भर भर के है। इसका न्यूमेरिकल ऐसा होता है कि गाड़ी इतना के रफ्तार से चल रहा है तो बताओ, और उसका एक्सेलरेटर इतना के एक्सेलरेशन दे रहा है, दिया हुआ रहेगा, तो बताओ 10 सेकंड बाद गाड़ी का कितना रफ्तार हो जाएगा। तो कुछ इसमें मोशन चैप्टर में ढेर सारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। मोशन मोशन चैप्टर का ही पार्ट है, ध्यान देना। मोशन इसमें लिख देते हैं सब में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सब में 1 2 3, ध्यान देना 4। मोशन चैप्टर पहला है और मोशन चैप्टर का ही आपका पार्ट है, ध्यान देना। मोशन चैप्टर में ही आपको पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मोशन में ही है, मोशन अंडर ग्रेविटी, और एक मोशन अंडर ग्रेविटी चलेगा, चलो ठीक है। हाँ, मोशन चैप्टर में एक बात और ध्यान देना, मोशन इन 1D और मोशन इन 2D। सर इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब यह है, मोशन जब हम पढ़ेंगे तो आपको तो पूरा बेसिक चीज बताएंगे, चलो ठीक है, मोशन जो आपका है, उसके बाद उसको हम लोग अप्लाई करेंगे कैसे? 1D या 2D। डी का मतलब होता है डायमेंशन, क्या होता है? आप जानते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन, ठीक है। 3D पिक्चर होता है, 3D मूवी होता है ना, तो वही डायमेंशन है। खैर यहाँ पे क्या मतलब है, मोशन इन 1D, ये मार्कर है, मार्कर को हम ऐसे फेंके, मार्कर नीचे आया, फेंके नीचे आया, ये मोशन इन 1D है, सिर्फ एक ही लाइन में मूवमेंट हुआ है। लेकिन हम मार्कर को ऐसे फेंके, ऐसे मार्कर को ऐसे फेंके, ये मोशन इन 2D है। क्यों? मार्कर ऊपर भी गया, नीचे भी आया, मतलब इस लाइन में भी मोशन हुआ और इस लाइन में भी मोशन हुआ, मार्कर आगे भी बढ़ा, ऊपर भी गया, तो इसको बोलते हैं मोशन इन 2D, ठीक है। मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, ठीक है। तो मोशन इन 2D वाले चैप्टर का नाम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपको एक चैप्टर ही पढ़ने के लिए मिलेगा। अब फिर हम नॉर्मल बता दे, मोशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर के लास्ट लास्ट आते आते हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि मोशन इन 1D का ही पार्ट है। ये दोनों मतलब एक ही चीज है ये दोनों, ठीक है। अब मोशन इन 2D, मोशन इन 2D क्या है? जब कोई बैट्समैन छक्का मारता है, ठीक है, देखो वहां पे आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा, वहां पे देखो बीच में क्रिकेट ग्राउंड, बीच में दिख रहा है क्रिकेट ग्राउंड का ग्रीन ग्रीन, है ना, उस पे लिखा हुआ होगा आपका हेडिंग में, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, ऊपर है हेडिंग में लिखा हुआ है। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बोलो? मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। तो मोशन चैप्टर में इतना सारा है, देखोगे। चलो, तो मोशन चैप्टर हो गया। मोशन के बाद फिजिक्स वाले चैप्टर, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो दूसरा चैप्टर फिजिक्स के, दूसरा चैप्टर यहाँ पे है हमारा फिजिक्स का है दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में है सिंपल फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ, यही चैप्टर है जिसमें आप पढ़ेंगे किसके बारे में, कि न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ये सब बात सुने होंगे, न्यूटन का नियम, ठीक है। तो न्यूटन का नियम इसी में पढ़ेंगे आप, ठीक है। और इसी में आप जानेंगे अलग अलग चीज, क्या कि भाई बंदूक से जब गोली निकलता है तो बंदूक पीछे क्यों जाता है, ठीक है। हम लोग बर्फ पे क्यों नहीं चल सकते हैं, ये सारी बातें, ठीक है। बर्फ पे चलना क्यों मुश्किल है, और तरह तरह की बातें, कि रुआ पे गिरते हैं तो कम चोट लगता है, लेकिन पक्का पे गिर गए तो ज्यादा चोट लगता है।
सीट बेल्ट क्यों लगाना जरूरी है, ये सब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं बात, ठीक है। हाँ, इसमें आपको फिर ऐसा सवाल भी मिलेगा कि एक 2 किलो के बॉल है और 4 के स्पीड से मारा गया, एक 4 किलो के बॉल है और 2 के स्पीड से मारा गया, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 2 किलो के बॉल, 4 किलो के बॉल, चोट किससे ज्यादा लगेगा, बताओ चोट किससे ज्यादा लगेगा, बोलो। तो इसी चैप्टर में आएंगे तो आप समझेंगे उस, वैसे इसका आंसर जो भी आपको लग रहा होगा आप डिसाइड करोगे इससे इससे, लेकिन इसका आंसर है दोनों से बराबर चोट लगेगा, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट जो है सेम आ रहा है, प्रोडक्ट अगर सेम आ रहा है मास और उसका रफ्तार का, तो चोट भी बराबर लगेगा, ठीक है। तो खैर इसी चैप्टर में इस काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी होता है, रॉकेट किस तरह से उड़ता है, रॉकेट का उड़ने के पीछे का क्या साइंस है, यही चैप्टर में हम लोग पढ़ते और समझते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया तीसरा, तीसरा चैप्टर मोस्ट फेवरेट चैप्टर सभी स्टूडेंट्स का भी और टीचर का भी, स्पेशली मेरा, ठीक है, फिजिक्स में ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्योंकि इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इसमें रियल लाइफ से रिलेट करके बहुत सारा चीज इसको समझाया जा सकता है। ग्रेविटेशन में सोचो, आपको ये पता चलेगा कि क्यों धरती घूमती है सूर्य के चारों तरफ, चंद्रमा क्यों घूमती है अर्थ के चारों तरफ, ये सारा साइंस, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में न्यूटन का क्या योगदान है, कौन कौन साइंटिस्ट क्या क्या बात बताए हैं ग्रेविटेशन के बारे में, पूरा साइंस। रॉकेट को कितना रफ्तार, इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा कि जब भी एक बॉल को, एक फैक्ट के रूप में हम बता रहे हैं कि अगर मान के चलो कि तुम कोई बॉल को मारते हो, फेंकते हो ऊपर, तो बॉल फेंकते हो तो उसका कुछ रफ्तार होता है, जैसे प्लेयर बॉल फेंकता है तो आप देखते हैं कि 120 का रफ्तार से फेंका, तो दिखाता है टीवी पे, स्पिनर है तो 80-90 के रफ्तार से बॉल फेंका, दिखाता है ना। तो अगर कोई फास्टर बॉलर उसके अंदर दम शैतानी शक्ति आ जाए और बॉल को ऊपर फेंक दे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, कितना मीटर पर सेकंड से, 11.2, मतलब ये रफ्तार ज्यादा है कि कम है, ये बताओ, कि बहुत ज्यादा है, हाँ तो ये बहुत ज्यादा है ना, यानी कि यहाँ से पटना 5 सेकंड में आराम से, हाँ तो बहुत तेज रफ्तार होगा तब। तो अगर इतना रफ्तार से कोई चीज को फेंक दे तो कभी भी जमीन पे लौट के नहीं आएगा, वो जब जाएगा तो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है, वो नीचे लौट के नहीं आएगा। समझ में आया बात। इसको लोग एक मजाक के तौर पे बोलता है कि अगर मैच खेलते टाइम तुमको अगर लग रहा है कि हम कैच आउट हो जाएंगे तो तुम बॉल को इतना रफ्तार से मार दोगे तो बॉल नीचे ही नहीं आएगा, मार दो चाहे कहूँ मिसो हिट है तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे आने का संभावना नहीं है। तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी? स्केप वेलोसिटी। इसका यूज किया जाता है इस टेक्निक का, रॉकेट जब फेंका जाए, जमीन से जब रॉकेट लॉन्च किया जाए तो लॉन्च इतना तेज किया जाता है ताकि रफ्तार ज्यादा से ज्यादा हो, ग्रेविटी के बाहर चला जाए, गुरुत्वाकर्षण बल उसको वापस खींच नहीं पाए, दम बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए और फिर नीचे नहीं आ पाए। तो रॉकेट को फेंका जाता है नीचे से, तो इसी के आसपास का रफ्तार रहता है, 11 से कम ही रहता है लेकिन रहता है इसी के आसपास, ठीक है, ताकि रॉकेट लॉन्च हो तो चला जाए, दम जो है ना, जिस तरीके से उसका काम है अपना काम करे। खैर, तो इस चैप्टर का मेन अट्रैक्शन वाला पार्ट यही है। ब्लैक होल क्या होता है, वहां पे कोई भी चीज जाता है तो उसमें क्यों उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, तो इस सब में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ग्रेविटेशन, न्यूटन का दिया हुआ ग्रेविटेशन अलग है, आइंस्टीन का दिया हुआ ग्रेविटेशन अलग है। आइंस्टीन देख सकते हो, आइंस्टीन ने ग्रेविटेशन के बारे में बहुत अलग बात बताया है। खैर, तो ग्रेविटेशन के बारे में आपको पता चला। हाँ, इसी चैप्टर का यहाँ पे आपको एक चीज हम बताना भूल गए, देखो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, इसी का चैप्टर का पार्ट है, आपको पढ़ाएंगे हम क्या, बोलो, फ्रिक्शन। क्या पढ़ाएंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हम हर चीज को रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं रियल लाइफ से, ताकि चैप्टर का आपको महत्व समझ में आए कि इसमें हम सीखेंगे क्या। फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ने के बाद आप 2-4 बात सीख जाएंगे। पहला कि जो टर्न होता है, टर्न के टाइम पे गाड़ी को स्लो क्यों करना चाहिए, जब हम तेज गाड़ी चलाते हैं तो टर्निंग के टाइम पे एक्सीडेंट क्यों हो जाता है, पहला तो बात ही। दूसरा ही कि मौत के कुआं में गाड़ी गिरता क्यों नहीं है, मौत के कुआं देखे हो ना, डेथ वेल रोटर, मौत का कुआं, उसमें गाड़ी क्यों घूमते रहता है, ये हो गया। इसी चैप्टर से समझ में आएगा कि टायर के बीच में कैसे फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। या जब आपको मुड़ना होता है तो आप साइकिल को थोड़ा सा झुका लेते हैं, जब अचानक से मोड़ आता है, या बाइकर के देखे हो, बाइकर वाला रेस, जब मोड़ आता है
तो पूरा दम ऐसे करके बाइक को ऐसे कर लेता है, हाँ, दम पूरा अपने आप को झुका लेता है, नहीं झुकाएगा तो गिर जाएगा, उसको झुकाना जरूरी है। तो क्यों झुकाने से ऐसा क्या हो जाता है कि नहीं एक्सीडेंट करता है, दम 150 के स्पीड पे चल रहा है तो यूं मोड़ देता है, ठीक है, लेकिन हाँ इसे नहीं मोड़ेगा, बाइक को उसको क्या करना पड़ता है, हाँ झुकाना पड़ता है। तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हम यही सब बात करते हैं। और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में और ग्रेविटेशन में एक चैप्टर और मतलब अलग से ही इसी का पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से लिख दिए फ्लोटेशन, फ्लोटेशन इसी में हम पढ़ेंगे फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में आपको सिंपल यह चीज समझ में आएगा कि सुई कैसे पानी में डूब जाती है, ठीक है, लेकिन उतना बड़ा जहाज पानी में तैरता है कि नहीं, सुई डूब जाता है जहाज क्यों तैरता है भाई, सीधी बात है, यानी कि कोई चीज पानी में डूबता कब है, तैरता कैसे है। डेंसिटी के बारे में, फिर प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेशर के बारे में, प्रेशर कैसे कि एगो बैलून ले और उसको कांटी से इसे फोड़े तो फूट जाएगा, लेकिन एगो बैलून ले और कांटी का पूरा जो है ना, मान लो कि इतना बड़ा पटरा ले ले, पूरा बेंच पे हम पटरा ले ले और सब में कांटी ऐसे 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 निकाल दे, अब पूरा पटरा से जब हम फोड़े की कोशिश करेंगे तो नहीं फूटेगा, ठीक है, एगो कांटी से फोड़ने का कोशिश किया तो फूट गया, लेकिन 100 गो कांटी लगा के पटरा में और तब फोड़ने का कोशिश करेंगे तब नहीं फूटेगा, ये कैसे हो सकता है भाई, ठीक है। चाय का कप, चाय का एक कप रख दो और उसके ऊपर खड़ा हो तो चाय का कप टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन चाय का कप 50 गो सरिया दो लाइन से एक 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 एक, एक कप और उस पे दोनों पैर एक साथ रख के खड़ा हो, नहीं टूटेगा। अंडा में भी यही बात है, तो उससे होता है कि प्रेशर जो है बट जाता है। आपका स्कूल बैग, स्कूल बैग का फित्ता यहाँ पे चौड़ा दिया हुआ रहता है, क्योंकि एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर क्या लगे, कम, 8 क्लास में ही पढ़ना था, है कि नहीं। ट्रैक्टर का टायर चौड़ा होता है, तो ये सबसे रिलेटेड, लेकिन यहाँ में थोड़ा सा डिटेल प्रेशर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे इसमें प्रेशर के बारे में बात हो गया, फ्लोटेशन। आखिरी चैप्टर फिजिक्स का, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट, चौथा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में आप वर्क पावर एनर्जी में क्या क्या चीज के बारे में समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क का मतलब आपको लगता है, मान के चलो कि आप इसमें सबसे फेमस एग्जांपल ही होता है कि अगर कोई आदमी अपने माथा पे कोई चीज सामान लेके अगर चला है, ठीक है, तो भले उसको कितनों मेहनत लगा है, फिजिक्स के हिसाब से वह कोई काम नहीं किया है, ठीक है। एक फेमस एग्जांपल है कि आप किसी से कोई बोले कि भाई एक सामान ढो दो, माथा पे रखा और 4 किलोमीटर आपका सामान ढो के रख दिया, और आप उसको बोलेंगे कि भाई आपका वर्क तो 0 है, तो खिसिया ही जाएगा, बोलेगा कि फिजिक्स फिजिक्स साइड रखो, पहले पैसा निकालो, ठीक है। तो वर्क क्या होता है रियल में, हम लोगों के लिए वर्क मतलब काम, कुछ कर रहे हैं काम, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में वर्क अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। आप जैसे कि मान के चलो आपको हम बोले कि यहाँ खड़ा रहो और देखो कौन लड़का आया कौन नहीं आया, इस सब पे ध्यान रखो, तो ये भी एक प्रकार का काम है, लेकिन फिजिक्स बोलता है नहीं, वर्क तबे माना जाएगा ना जब फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। जैसे हम फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, घुमा भी, फोर्स भी लगना चाहिए और उसमें मोशन भी होना चाहिए। यहाँ पे इस ताला है, फोर्स भी लगाएं और हम इसको उठाएं भी, फोर्स और मोशन दोनों होना चाहिए, तब उसको वर्क माना जाएगा जनरली, ठीक है, नहीं तो बहुत तरह का बात। पावर, पावर जानते हैं ऐसे कि आपके घर में मोटर होगा 10 वाट, 10 वाट बोल रहे हैं, मोटर होता है 1 एचपी का, 2 एचपी का मोटर होता है। बल्ब लेते हैं मार्केट से 9 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, बल्ब खरीदे हो कभी, तो जानते हो कि होता है 9 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, जानते हो कि नहीं, जानते हो ना। तो बल्ब में क्या होता है, 9 वाट का बल्ब 10, तुम्हें नहीं पता है वाट, हाँ, जैसे बल्ब है ये वाला, जनरली सबके घर में अगर ऐसा बल्ब लगा हुआ होगा तो 9 वाट के बल्ब है, ठीक है। अगर और मरकरी 20 वाट का है, 3 गो मरकरी है तो 60 वाट हो गया, ठीक है, ऐसे। तो वाट का काम मतलब होता है, ठीक है, ये सब के बारे में। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, दिस एनर्जी, दैट एनर्जी, जितना भी एनर्जी है पूरा एनर्जी का पोस्टमार्टम, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में यही सारा बात है। और आखिरी चैप्टर फिजिक्स का है हमारा साउंड, कौन है, साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका साउंड। साउंड आप बोलेंगे सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इतना डिटेल में नहीं बताए, इसलिए नहीं, इसमें फिजिक्स आपका ज्यादातर रियल लाइफ से रिलेटेबल होता है, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आपको ज्यादातर दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, इसमें भी बहुत सारा एग्जाम्पल है
जो कि हम पढ़ेंगे वहां पे आपको समझाएंगे कि आप हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से जैसे ही जोड़ के देखना चालू कर दोगे, आपको कभी भी साइंस से रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ भी पढ़ो उसको सोचो कि रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो हम आस पास चीज से कैसे उसको समझा जाए। ठीक है, कोई एग्जाम्पल सोचो, दिमाग पे प्रेशर डालो कि आस पास चीज को हम कैसे समझे उस टॉपिक को। और जब लगे आपको कि जो पढ़ाया जा रहा है, हम या कोई भी आपको पढ़ा रहा है साइंस, ठीक है, या स्पेशली फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल चीज होता है, माइक्रोस्कोपिक चीज होता है, तो हो सकता है न विजुअलाइज हो। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द चीज आपको रिलेट होना चाहिए। अगर नहीं रिलेट हो रहा है तो समझो कि प्रॉब्लम है या तो बताने वाले को, या आप समझ रहे हैं उसमें कोई में ना प्रॉब्लम तो है, और उसको आप सोल्व करो और आप समझने का कोशिश करो। साउंड चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही इसमें पढ़ना है। मेन तो बता दे, ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपका कान कैसे सुनता है, ये हो गया। दूसरा, साउंड होता है कि जब हम बोल रहे हैं तो आवाज आपके कान तक कैसे पहुंच रहा है, क्या फिजिक्स है इसके पीछे। ए और तो और अगर बात किया जाए कि अगर हम मून पे चले जाए तो हम वहां पे बात नहीं कर सकते। हम लोग मून पे जाके अगर बोलेंगे तो आवाज सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। क्यों? मीडियम नहीं है। साउंड पढ़े होगे, 8 क्लास में भी है ना, 8 क्लास में भी पढ़े होगे तो चलो बहुत अच्छा। तो वहां पे मीडियम नहीं है, तो साउंड से जो 8 क्लास में पढ़े हैं वही वाला चीज थोड़ा डिटेल में पढ़े। तो आप जानते हैं साउंड के बारे में, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब चीज होता है साउंड का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इधर सिलेबस का पार्ट। ठीक है, तो सिलेबस और चैप्टर तो इतना ही है। ठीक है, तो हम लोग जो भी चैप्टर्स बोलेंगे वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वैसे आप इतना पहले सिलेबस नोट कर लो कॉपी पे। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं कोई एक चैप्टर से। ठीक है, चलो कहाँ से स्टार्ट किया जाए आप ही बताओ। फिजिक्स से? फिजिक्स, ठीक है। चलो, तो फिजिक्स में हम पहला जो चैप्टर है बेसिक फिजिक्स का, जो पहला है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स में हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर का चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं, पहले से ही बताओ। हाँ, नहीं, क्या बोलो? साइन थीटा कॉस थीटा, बस इतना ही। चलो ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे पहले, अब यहाँ से हम बताते हैं, आप यहाँ पे ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री, ये दो वर्ड, अगर ट्रिग्नोमेट्री को तोड़े तो दो वर्ड में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, ध्यान देंगे, ट्रायंगल, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। हाँ, ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। कोई बोले ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो मैथ का एक ब्रांच है, या मैथ ऐसा मैथ जिसमें हम ट्रायंगल का क्या करते हैं बताओ, मेजरमेंट करते हैं। ट्रायंगल का, ट्रायंगल में अगर आप नॉर्मल देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन कितना है उसी से रिलेटेड खेलना है, तो ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री सर हमें क्या समझना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो देखो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक फिजिक्स के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो अप्लाई करेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा बनाते हैं, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ। ठीक है, ये हमारा होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट
एंगल्ड ट्रायंगल। अब बस इसमें आपसे हम एक बात पूछने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान देना, इन दोनों में कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, ये बताओ 1 और 2 में। हाँ, हाइपोटेनस, ठीक है, ये तो हाइपोटेनस है और ये भी हाइपोटेनस है, ठीक है। हाँ? बेस कोई को मान सकते हैं, लेकिन अब आप समझेंगे, अब यहाँ से क्या चेंज होगा आपके लिए, एक बात समझना, क्वेश्चन में देखना है कि एंगल कौन सा दिया हुआ है, या एंगल हम यहाँ पे ले सकते हैं ई वाला एंगल, इस एंगल को बोलेंगे थीटा, क्या बोलेंगे, थीटा। अगर ए वाले एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ई वाला एंगल अगर हम एंगल इसको माने, या क्वेश्चन में इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो थीटा अगर ए वाला दिया हुआ है, ध्यान देना हम बता रहे हैं, अगर आप थीटा यहाँ मानेंगे तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थीटा ए वाला मानेंगे तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, ठीक है। यही में थीटा इसमें इधर माने, चलो थीटा इस बार ऊपर मानते हैं, थीटा इधर, तो थीटा के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, आई क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। ये बात आप समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ में आया, तो यहां से हम लिख सकते हैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्ट लिखते हैं ना फॉर्मूला, तीनों में रिलेशन। पहले तो आप ये ध्यान देना, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है बताओ, हाइपोटेनस, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाला हम तो ऐसे लिखते हैं, थीटा के सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने, सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर जो बच गया बेस, ठीक है। हाँ, अब इसमें तीनों में रिलेशन, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 क्लास में पढ़े हैं, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो ए फॉर्मूला जानते हैं पहले से, कोई नया बात नहीं है। आगे आगे अब समझते हैं, ठीक है। आगे जो है हमें जो समझना है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी सवाल है कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो नॉर्मल सा समझेंगे कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, नॉर्मल सा ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और जनरली थीटा ए लेते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है, ऐसे। अब आपसे हम पूछेंगे कि बताओ हमें पी बी और ए यही तीनों में खेलना है रेशियो बना के, ठीक है। तो कैसा कैसा आप रेशियो बना सकते हैं, रेशियो मतलब जानते हैं ना, जैसे ए और बी का रेशियो, ए रेशियो बी या ए बटा बी, ठीक है। तो तीनों में से रेशियो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एच बटा बी, बी बटा पी, पी बटा एच, ऐसे करके खेलना है, तो के गो बन सकता है कॉम्बिनेशन, के गो, ये बताओ, अलग अलग, हाँ, 6 गो, 6 गो दम बनेगा कंफर्म, 6 गो, तो हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के गो होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 6 गो, के गो 6 होता है। अब कौन कौन होता है आप बताइए, कौन कौन होता है, पहले इधर बताओ क्या क्या लिख सकते हैं, बताओ तुम, 3 गो तुम बताओ, 3 गो तुम बताओ, ठीक है। चलो पहले तुम्हें बताओ, बोलो, पी बाई एच, और हाँ, देख के कोई दिक्कत नहीं है, पी बाई एच, बी बाई एच, फॉर्मूला का बता रहे हो, फॉर्मूला सोच के बता रहे हो, साइन कॉस का, हाँ, साइन कॉस टेन का फॉर्मूला बता रहे हो, चलो ठीक है। वैसे भी 3 गो तुम बताओ, पलट देंगे इसको, पलट देंगे, चलो एच बटा पी, हाँ तो ये पलट, चलो बहुत अच्छा, लिख लेते हैं यहाँ पे, एक रेशियो बन सकता है पी बाई एच, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, पी बाई बी, अब तीनों को पलट के लिख सकते हैं यहाँ पे, एच बाई पी और एच बाई बी, और क्या, बी बाई पी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे। हाँ, अब लिख सकते हैं तो 6 रेशियो बनता है, ये 6 रेशियो को, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इन सब का अलग अलग नाम पड़ा, इस वाले रेशियो को कहा गया साइन थीटा, और इस वाले रेशियो को कहा गया कॉस थीटा, और इसको टैन थीटा, टैन थीटा, ठीक है। हाँ, और जो साइन, ये भी यही चीज है, बस एच बाई पी साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा है तो इसको कॉस सेक क्या कहा जाता है, और कॉस का उल्टा है इसका नाम है सेक थीटा, और टैन का उल्टा है इसका नाम है कॉट थीटा, ठीक है।
ये है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तो सर इसको अप्लाई कैसे किया जाता होगा, ठीक है। हमें इसका यूज है क्या, देखो यूज खाली इसी का है, ठीक है। साइन थीटा और कभी कभार कॉस थीटा, यही दो को जरूरत पड़ता है, जो याद रहना चाहिए डायरेक्ट। साइन थीटा पी बाई एच या कॉस थीटा बी बाई एच, ठीक है, बस यही, बाकी रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लोग फॉर्मूला में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए तो बहुत तरह का इस मार्केट में ट्रिक बना हुआ है ना जी। ट्रिक याद है क्या है? अच्छा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, चलो इसी का ट्रिक लिख देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ हाँ, चलो ये भी बढ़िया है। आप इसमें साइन कॉस टेन, और क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, एक मंत्र पढ़ते हैं, हर हर भोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये आपको साइन कॉस टेन याद रहता है, पी बाई बी, हाँ हाँ, ये हो गया, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, चलो ऐसे बहुत सारा ट्रिक इसमें बनाया जा सकता है। खैर, ये हो गया, तो ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब इस पे आप पूछेंगे सर एक सवाल, क्या सवाल एक बता दीजिए। सवाल नॉर्मल ऐसा होता है कि आपको एक ट्रायंगल दे देगा और बोलेगा कि देख भाई ये है नॉर्मली ए वाला एंगल, ए वाला है आपका थीटा दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, और आपसे इसमें ध्यान देना, आपसे ए वाला वैल्यू दे दिया मान लो कि 8 और ए वाला वैल्यू दे दिया 6, और बोलेगा कि फाइंड फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। फाइंड ऑल, फिजिक्स में तो इतना डिटेल में नहीं आता है, लेकिन चूंकि हम पढ़े हैं तो एक इसका यूज देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो पहले ही थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया 8, अब बेस हो गया कितना 6, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 64 प्लस 36, तो अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 यानी कि 10, अंडर रूट 10 हो गया। अब 10 हो गया तो यानी हाइपोटेनस भी पता है 10। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो सर पी बाई एच होता है, तो परपेंडिकुलर पता है 8 और एच 10, तो आंसर हो जाएगा 8/10। सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर करना होगा तो। साइन थीटा उस तरीके से 3 ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो बी बाई एच एक में लिख देते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस है 6, 6/10, और टेन थीटा हो जाएगा पी बटा बी, पी है आपका 8 और बी है 6, 8/6। इसका उल्टा करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, यहीं पे इसका बस उल्टा करना है, तो उल्टा करना है तो 10/8, 10/6 और 6/8। समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें आपको फॉर्मूला के तौर पे कुछ ज्यादा लिखना होता नहीं है, फॉर्मूला के तौर पे खाली आप कितना लिखते हैं, चलता है काम ऐसे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ठीक है, और शॉर्ट में लिख देते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, सब रेसिप्रोकल, जो उल्टा है, जैसे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन बराबर 1/कॉसेक, रेसिप्रोकल है ना। हाँ, और tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कॉट होगा, चलो ठीक है, कॉट थीटा, हाँ ये है, तो तीनों में आपस में ऐसे रिलेशन बनता है, ठीक है। और बाकी भी इसमें अलग अलग रिलेशन बनता है, फॉर्मूला के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी और फॉर्मूला कुछ बनेगा जो कि जो फेमस फॉर्मूला है 3-4 जो काम में आने वाला है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बस इतना लिख लो आप, नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कर देंगे जितना होगा पार्ट, मतलब ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, बात समझो, बहुत बड़ा सेक्शन है, 10 क्लास में पढ़ोगे। फिजिक्स में जो मलाई चाहिए, जो क्रीम चाहिए, हम वो निकाल के खाली यहाँ पे देखेंगे बस।